हेलो स्टूडेंट्स, सो यू आर मोस्ट वेलकम इन टुडेज वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आप सबकी आखिरी वीडियो होगी क्लास 12th की साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 1। ठीक है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर था। अब तक हमने इस चैप्टर से काफ़ी कुछ सीखा है और जो है इस वीडियो के बाद आपका ये चैप्टर डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो के बिगनिंग में मैं आपसे थोड़ी सी बातें करना चाहूँगा, बिकॉज उसके बाद वीडियो अगर बिगनिंग करेंगे तो आपको प्रॉपर एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर मिलेगी। और सबसे पहली बात ये कि जैसे ये वीडियो आपकी कवर हो जाएगी, मैं जो है एक रिवीजन वीडियो भी बना रहा हूँ जिसको मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। इंपॉर्टेंट इसलिए, देखो वीडियो तो सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी तक मैंने आपको बिल्कुल डिटेल नॉलेज दी है, बिल्कुल हर एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा एलोबोरेट किया है, बहुत एक्सप्लेन किया है। लेकिन जो फाइनल आपकी वीडियो आएगी उसके अंदर आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको एक क्विक रिवीजन मिलेगा। ठीक है, इन सब वीडियोस की अलग अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो जो वीडियो होगी वो आपके एग्ज़ाम के पीक पॉइंट में, जब आपके पास टाइम कम होगा, ताकि आप उस टाइम कम से कम टाइम में सभी चीज़ों को रिवाइज कर सके। तो इन वीडियोस को आप डिटेल में देखा करो, और जैसे ही आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाता है तो एक वीडियो को रिवाइज करके आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। या जब भी आपको लगता है कि जो है मुझे चैप्टर 1 का रिवीजन करना है, तो एक सिंगल वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो यही मेरा पर्पज़ है, और उस वीडियो को बनाने में अभी मैं लगा हूँ और उस पर काफ़ी प्रोसेस हो चुका है। और एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है, और फाइनली जो आखिरी की वीडियो बन रही है उसमें तो काफ़ी बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है। ठीक है, सो आप सबसे मैं ये कहूँगा कि अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान बेसिकली एक आपका मन का विज्ञान है। और इसे कभी भी आप अपने सब्जेक्ट को समझ के तो पढ़ा करो, लेकिन इसे सब्जेक्ट वाइज मत लिया करो कि आपको जस्ट एग्जाम को पास करना है। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी नॉलेज को हमेशा बिल्ड करने की कोशिश किया करो। साइकोलॉजी से आपको क्या सीखने को मिल रहा है, आप वो चीज़ लिया करो। ठीक है, तो चलते हैं, ज़्यादा बातें न करते हुए अब हम जो है इस वीडियो को कवर करेंगे। यहाँ पर आज हमें पढ़ना है सामवेगिक बुद्धि। तो अभी तक हमने बुद्धि के बड़े प्रकार देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी है बुद्धि को लेकर के। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा तो फिर दैट इज़ योर बैड लक, आप दोबारा से फिर पढ़िए। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग सामवेगिक बुद्धि के बारे में बात करेंगे, जो एक बहुत ही प्रबल बुद्धि है। प्रबल बुद्धि कहने का मतलब क्या, एक इमोशनल इंटेलिजेंस है। इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली एक ऐसा इंटेलिजेंस होता है स्टूडेंट, जो दिखता नहीं है, जो बिल्कुल हमारी भावना से जुड़ा हुआ है। इमोशंस का मतलब क्या होता है, भावना। हमारी भावना जितनी तीव्र होती है ना स्टूडेंट्स, उसी तीव्रता के साथ कोई भी चीज़ हम बहुत तेज़ी से कर पाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल की बेसिस पे आपको समझाता हूँ, अगर आप इस चीज़ को समझ पाएँ कि जैसे अगर आपकी भावना है, सपोज करते हैं कि आपको एक मोटरसाइकिल लेनी है। अगर आप बॉय हैं, अगर आप गर्ल हैं, हो सकता है कि आपकी कुछ पसंदीदा कोई भी आपकी ड्रेसेस हैं, या कोई भी चीज़ आपको जो बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, आप उसको लेना चाहती हैं, तो आपके अंदर क्या होगा, उस चीज़ को लेकर के एक इमोशन क्रिएट होगा। ठीक है, एक भावना क्रिएट होगी। तो ये भी एक प्रकार की बुद्धि है। अगर उस इमोशंस को लेकर के आप बहुत एक्टिव रहे, उसके बारे में सोचे, उसको सजाए, उसको संभाले, तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपके साथ होगी। जैसे कि मान लेते हैं कि आप साइकोलॉजी के काउंसलर बनना चाहते हैं, आप चाहती हैं या आप चाहते हैं कि साइकोलॉजी मनोविज्ञान पढ़ करके हम सब क्या कर सके, हम सब जो है एक बहुत बड़े लेवल पे अपनी जॉब को ऑक्युपाई कर सके, जॉब ले सके। तो ये भी क्या है, ये भी एक सामयिक बुद्धि है। लेकिन इस बुद्धि को हम कितना ज़्यादा अटैच कर सकते हैं, कितना ज़्यादा इससे जुड़ सकते हैं, दैट इज़ दी अदर एस्पेक्ट, वो आपका दूसरा पहलू हो जाता है। अब वही चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। तो ये बहुत कमाल की बुद्धि होती है। जितने भी नए आविष्कार हुए हैं, आपको बताऊँ, जितने भी नए नए आविष्कार आपको देखने को मिलते हैं, वो सारे इसी सामयिक बुद्धि की देन है। और जो भी दुनिया में आपको सफल इंसान दिखता है, उसके पास सामयिक बुद्धि, इमोशनल फीलिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब मैं आपको उसको उदाहरण उदाहरण दे करके आपको आगे समझाऊंगा। फिलहाल अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ये किस प्रकार काम करती है। तो यहाँ आप देखेंगे सामयिक बुद्धि का संप्रत्यय बुद्धि के संप्रत्यय को उसके बौद्धिक क्षेत्र से अधिक विस्तार देता है। मतलब जो आपका बौद्धिक क्षेत्र है उससे ज़्यादा विस्तार देना, मतलब आपकी सीमा तो देखो यहीं तक है। जैसे मान लेते हैं कि आप जो है अभी एक पर्टिकुलर जोन, पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, तो वो तो आपका एक फिजिकल बाउंड्री हो गया ना स्टूडेंट्स, है ना। आपके फादर हो सकता है आपको अभी घर से बाहर ना निकलने दे रहे हो, क्वारंटाइन आप हैं, है ना। तो आपका एक फिजिकल बाउंड्री है, ये तो फिजिकल बाउंड्री है, एक सीमित क्षेत्र है। लेकिन आपको किसी ने मना नहीं किया है कि आप दिल्ली के बारे में मत सोचो, मुंबई के बारे में मत सोचो, या अमेरिका, जापान, लंदन के बारे में मत सोचो। क्या मना किया है आपके फादर ने? बिल्कुल, कभी मना भी कर भी नहीं सकते। अगर मना करेंगे तब भी नहीं वो रोक सकते हैं। ठीक है, तो बिकॉज आपके इमोशंस कहीं भी आपको ले जा सकते हैं, कहीं भी आप जा सकते हो। तो आपको मैं इसका उदाहरण, देखो मैं सीधा सीधा आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप सबको पता है कि अभी हमारे जीवन में लाइट
या जो इसे हिंदी में प्रकाश कहते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी हम बात करें, विद्युत जो कि लाइट का बेसिकली सोर्स है। सो इन सब की शुरुआत कैसे हुई? किसी ने सोचा तो होगा। हर एक इंसान की अपनी सीमा होती है, अपनी सीमा के बाहर जब तक वो सोचता नहीं तब तक वो कुछ नया नहीं ला पाता, नया नहीं कर पाता। साइंस से टेक इतना आगे चला गया है तो किसी ने सोचा तो होगा। जब तक इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा तब तक ये जो है ये सारी चीज़ें क्या हो रही होंगी, भ्रम रही होगी, इल्यूजन रहा होगा, मतलब एक तरह से भ्रम या सपना रहा होगा। ठीक है, जिस तरह से अभी हम सब देखते हैं, हो सकता है आपके मन में चल रहा हो कि मैं काउंसलर बनूं, या मैं कभी अमेरिका जाऊं, या मैं इस मतलब इंडिया के लिए कुछ अच्छा काम करूं, आईएएस बनूं, ठीक है, या पीसीएस में करूं। तो ये सभी क्या है, ये सब जस्ट आपकी एक फीलिंग है, एक इमोशन से अंदर आपके। लेकिन जैसे जैसे इन इमोशंस को आप थोड़ा थोड़ा बल देते रहोगे, ये सारे इमोशंस मिल करके आपको क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें साकार कर देंगे। और इसी को हम एक अदर एस्पेक्ट से जानते हैं, जिसे साइंस में कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब आप गलत तरह से मत ले जाना। अट्रैक्शन का कई सारा मतलब होता है। यहाँ अट्रैक्शन का लॉ ऐसा है कि आप जिस चीज़ को इमोशंस के साथ में अटैच करना शुरू कर देते हो, खींचने की कोशिश करते हो, वो चीज़ आपकी तरफ चुंबक की तरफ आती है स्टूडेंट्स। और ये साइंटिफिकली प्रूव है, ये सिद्ध है साइंटिफिकली, इस चीज़ को आप मान लो। ठीक है, ये साइंटिफिकली प्रूव है। अगर आप में से किसी को डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो इसके बारे में डिटेल बहुत मतलब बड़ा एक मतलब आपको जो है थ्योरी दे सकता हूँ, साथ साथ उसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा टाइम आपका नहीं ले लूँगा मैं। सो आप सबसे मैं यही कहूँगा कि इमोशंस की जो फीलिंग होती है बहुत ही कमाल होती है, बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, कमाल होती है। जितने भी लोग जो है आपको बड़े बड़े पोस्ट पे दिखाई देते हैं, उनके उनके पास डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऐसे इमोशंस होते हैं, जिस इमोशंस की वजह से वो क्या होते हैं, वैसे जगह पहुंचे होते हैं। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ शाहरुख खान का। शाहरुख खान एक ऐसा एक्टर है जो बहुत ही पुअर फैमिली से, बहुत ही पुअर इन द सेंस मतलब मिडिल क्लास फैमिली से निकल के बंदा जाता है। उसके पास कोई एक्टिंग कला नहीं होती है, नॉर्मल बंदा होता है, ठीक है, लेकिन उसे किंग खान कहते हैं बॉलीवुड में। अब आप हो सकता है मे बी आपके अलग अलग क्या कहते हैं पसंद के एक्टर्स हों या एक्ट्रेसेस हों। तो बेसिकली मैं किसी की सक्सेस को लेके बात करूंगा यहाँ पर। मैं यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पर्सन क्यों इतने ऊंचाई तक पहुंचा है, तो यहाँ पर शाहरुख खान एक बेस्ट एग्जांपल है, जो कि एक मीडियम क्लास फैमिली से बनता है और इतने हाई लेवल पे पहुंचता है। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि उसके पास इंटेलिजेंस तो अपने अपन सब जैसे ही है, नॉर्मल है, लेकिन उसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत कमाल की उसके पास जो उसे कहेंगे सामवेगिक जो बुद्धि उसके पास है, बहुत तेज है, बहुत तीव्र है, जिसके बल पे वो क्या कर रहा है, बॉलीवुड में राज करता है। उसे किंग कहते हैं। अगर आप इस उसकी एक्टिंग को पसंद ना करते हो, कभी उसकी होस्टिंग देखो, बिकॉज मैं उसको पसंद करता हूँ, उसकी होस्टिंग को बहुत पसंद करता हूँ मैं। कभी होस्ट करता रहे, उसके एटीट्यूड को देखना, कभी किस तरह से उसका एटीट्यूड होता है, उसका वे ऑफ टॉकिंग जो होता है, उसका लोगों को टैकल करने का, उसका हाजिर जवाबी, मतलब काफ़ी चीज़ें आपको उसके अंदर बहुत कमाल लगेंगी। ठीक है, एक्टर तो बहुत सारे हैं, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे देखने के लिए, बहुत सारे उससे हैंडसम, उससे स्मार्ट, या उससे ज़्यादा एक्टिव, उससे ज़्यादा उनके पास क्या कहते हैं थ्रिलिंग एक्शंस उनके पास है। लेकिन इसका जो सेंस ऑफ जो अंडरस्टैंडिंग है, जो माइंड है, जो इंटेलेक्ट है, ये इसके जैसा और कोई भी अभी तक शायद नहीं हुआ है। ठीक है, सो चलते हैं अब आगे। अब आपसे मैं आगे आपको समझाता रहूंगा बीच बीच में। तो जैसे यहाँ आप देखेंगे सांवेगिक बुद्धि बेसिकली क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, अनेक कौशलों जैसे कि अपने तथा दूसरे व्यक्तियों के संवेगों का परिशुद्ध मूल्यांकन। ठीक है, अब ये तो हो गया, मैं अभी जो चीज़ें बताई है बहुत बड़े बड़े लेवल बता दी। अब छोटे छोटे लेवल पे हम आके बात करते हैं। ऐसे मान लेते हैं कि आप जिस फैमिली में रह रहे हो, आपकी सिस्टर से आपकी नहीं बनती। ठीक है, तो आपकी अगर सिस्टर से नहीं बनती या आपके ब्रदर से नहीं बनती, ठीक है, हो सकता है कि आप पापा के इतने क्लोज ना हो। ठीक है, तो आपके आपके अंदर एक इमोशनल जो है फीलिंग, कहीं ना कहीं वो चीज़ कुछ मतलब कम रह जाती है। ठीक है, अगर सिस्टर से नहीं बनती या ब्रदर से नहीं बनती, तो इमोशनल अटैचमेंट, या किसी पर्टिकुलर फ्रेंड से अगर आपकी नहीं बनती, तो एक इमोशनल जो अटैचमेंट होता है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। वो फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। जैसे आप उस पर काम करते हो, उसको सुधारते हो, जैसे मान लेते हैं कि ए पर्सन है, वो बी पर्सन से उसका जो है बनती उसकी नहीं है। अगर ये ए पर्सन बी पर्सन को लेकर थोड़ा अच्छा फील करना शुरू करे, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखे, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर अभी तक हमने यही सीखा है, कुछ पॉजिटिविटी होती है, कुछ नेगेटिविटी होती है। अगर ए पर्सन बी पर्सन के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखे, मतलब उसके सकारात्मक पहलुओं की तरफ ध्यान दे, तो डेफिनेटली वो उसको पसंद करेगा और एक स्लो प्रोसेस में धीरे 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 उनके बीच में एक अच्छा बॉन्ड बनने लगेगा। ठीक है, तो अगर आपको इमोशनल सेंस है, अगर आपको इमोशनल समझ है, तो आप अपने फैमिली को, सबसे बहुत बेसिक लेवल पे बात करता हूँ, बेस रूट पे आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। आप जिस भी घर परिवार में रह रहे हो, या जिस भी घर परिवार में आप जाओगे, अगर आप मतलब गर्ल हो, तो वहाँ पर आप इजली क्या कर सकते हो,
लोगों को मैनेज कर सकते हो, अपने फैमिली को मेंटेन कर सकते हो, बिकॉज आप इमोशनली सबसे क्या हो, कनेक्टेड हो, सबकी फीलिंग को समझते हो और अपनी फीलिंग को भी उसी हिसाब से आप क्या करोगे, मेंटेन करोगे और सारा परिवार जो है खुश रहेगा आपसे। सो ये सब वे ऑफ टैकलिंग है जो बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस है, जो बड़े बड़े टॉप क्लास के एमएनसीज, जो मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती हैं उसके जो सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो उसके होते हैं स्टूडेंट्स, उन सब के पास ये सब कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि उनके पास हजारों लाखों की तादाद में एम्प्लॉयज़ होते हैं। सोचो जरा, हमसे एक दो मैनेज नहीं होते, उनके पास इतने सारे होते, कैसे मैनेज हो जाते हैं? उनसे ऐसे ही मैनेज होते, बिकॉज उनका इमोशनल जो इंटेलिजेंस होता है बहुत ही पावरफुल होता है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, परिवार तथा यहाँ लिखा है उन्होंने, परिवार में अथवा कार्य स्थान पर उनको अनेक समस्याएं रहती हैं। मतलब जिसके पास इमोशनल अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होती है, वो चाहे फैमिली में रहें या किसी जगह काम करें, बिकॉज उनका उनका मतलब माइंड जो है ना, उनका जो अंडरस्टैंडिंग है, उनकी जो भावनाएं हैं, वो उनकी जो फीलिंग्स है वो अच्छी नहीं होती, तो बेचारे हमेशा परेशान रहते हैं। आप ऐसे लोगों को कभी ऑब्जर्व करना और ऑब्जर्व करके उनको ट्रीट करने की कोशिश करना। मनोविज्ञान पढ़ने का मतलब ये होता है कि फीलिंग्स को आप सबसे पहले अपनी सुधारो। ठीक है, हम लोग अल्टीमेट क्या है स्टूडेंट्स, पता है? हम लोग अल्टीमेट मतलब सोच के एक पुतले हैं। ठीक है, अल्टीमेट हम लोग जो कुछ भी है सोच की वजह से, अपनी फीलिंग की वजह से है। इंसान अच्छा बुरा, गंदा बहुत गंदा, कमीना, ठीक है, या बहुत अच्छा, वो जो भी बनता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच से बनता है। तो आपकी सोच कंटिन्यूसली आपके अंदर जो थॉट प्रोसेस चलता रहता है, आपके जिस तरह से आपकी सोच होगी उसी हिसाब से आपके अंदर क्या होते हैं, इमोशंस आते हैं। जैसे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। अगर आप सपोज करते हैं कि अगर आप एक्शन वाली मूवीज देख रहे हो, ठीक है, ज़्यादातर बॉयज़ में ऐसी चीज़ें होती हैं, गर्ल्स में तो नहीं, गर्ल्स का भी एग्जाम्पल मैं दूंगा भी। अगर एक्शन वाली आप मूवी देख रहे हो तो आपके अंदर एक थ्रिलिंग आ जाएगा, एक थ्रिलिंग फीलिंग आ जाएगी, एक एनर्जेटिक हो जाओगे। भले ही हालत टाइट है लेकिन आपके अंदर एनर्जी भर जाएगी। क्यों? बिकॉज आपने उसको देखा और सोचा और वो चीज़ आपके अंदर फील हुई और आपने उसको महसूस किया। उसी तरह से अगर आप किसी मोटिवेशनल वीडियोस को देखते हो, उसी तरह से अपने क्लास के इंटेलिजेंट बच्चे को जो आप देखते हो, उसी तरह से जब अपने जीवन में किसी अपने पसंदीदा जो है अपने रोल मॉडल को देखते हो, तो आपकी क्या होता है, आपके अंदर एक फीलिंग क्रिएट होती है, आपके अंदर एक फीलिंग डेवलप होती है। वो फीलिंग आपको क्या करती है, थोड़ा सा एनर्जाइज करती है। तो अल्टीमेट हम लोग क्या हैं, हम लोग अल्टीमेट क्या हैं, फीलिंग से ही बने हैं। और उसके बाद हम लोग की वो फीलिंग कुछ देर तक रहती है, तो उसी को मेंटेन करना हमें आना चाहिए। अगर हमने मेंटेन कर लिया उसको लंबे समय तक, तो डेफिनेटली हम बहुत सक्सेस हो जाएंगे। और नहीं मेंटेन कर पाया तो फिर डेफिनेटली वो चीज़ें फिर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको साइकोलॉजी पढ़ाया, हो सकता है आपके दिमाग में कुछ एनर्जाइज हो रहा हो, लेकिन एक समय के साथ फिर आपने छोड़ दिया पढ़ना, फिर वो एनर्जेटिक जो आप जो उतने थे, या आपके अंदर जो एनर्जाइज जो आपके अंदर मतलब हुआ था, वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी तरह से गर्ल्स के अंदर आपने देखा होगा या आप सभी ने महसूस किया होगा, जब आप किसी रोमांटिक मूवीज़ के सॉन्ग सुनते हो, या जो है जिस तरह के आपके पसंद के सॉन्ग है, अगर आप उनको सुनते हो तो थोड़ा सा आप उनकी भावनाओं में क्या हो जाते हो, बहक जाते हो, कई बार उस गाने को गुनगुनाते भी हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम जब सोचना शुरू करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फीलिंग आती है। जब फीलिंग आती है तो हम लोग क्या करते हैं, वैसा एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट, ये सारी सच्चाई है जीवन की, जो अंततोगत्वा आपको समझ में अगर आ गई अभी तो बहुत अच्छी बात है, अगर लेट आई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करो अभी समझने की, क्योंकि यही मुख्य है। अगर आप अपनी फीलिंग पे काम करना शुरू कर दिए, आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग। हाँ, फीलिंग के बाद आपका एक अलग एस्पेक्ट आता है जिसे भाग कहते हैं, भाग्य भी होता है। ठीक है, भाग्य भी होता है, 100% भाग्य होता है। लेकिन अगर आप फीलिंग और अपनी एक्टिविटी, अपनी ड्यूटी अगर अच्छे से परफॉर्म करोगे तो डेफिनेटली उसमें आप थोड़ा सा पेंट्रेट करके, भाग को थोड़ा तोड़ करके आप उसमें बेटर कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सो इस तरह से अपनी फीलिंग पे आप सब काम किया करो, उस पर थोड़ा फोकस किया करो कि आपकी फीलिंग किस तरह से काम कर रही है। ठीक है, सो यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों का विश्वास है कि उनकी समस्या उनकी सामयिक बुद्धि की कमी के कारण उत्पन्न होती है। जो भी इंसान अपने जीवन में पीछे रहता है, या जो भी इंसान मतलब मन से दुखी रहता है, ठीक है, एक तो होता है बाहर से चीज़ों का दुख, एक होता है मन से दुखी। जो इंसान मन से दुखी होता है उसको चाहे बाहर से कितना भी कुछ मिल जाए वो कभी सुखी नहीं हो सकता। तो ऐसे लोग आपको मिल जाते होंगे तो आप उनको समझाया करो, उनको सुधारा करो, बिकॉज आप साइकोलॉजी मनोविज्ञान के स्टूडेंट्स हो और आप मनोविज्ञान विषय पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो कह रहा है बुद्धि के संप्रत्यक को सर्वप्रथम सेलोवी, ठीक है, तथा मेयर ने प्रस्तुत किया था। तो इनके दोनों को लोग को आप अच्छे से इनके नाम को याद रखना कि बुद्धि के इस प्रकार के जो एस्पेक्ट है, सामयिक बुद्धि बेसिकली जो है, इसको सर्वप्रथम किसने संप्रतित किया था, सेलोवी और मेयर ने।
कह रहा है इन लोगों के अनुसार अपने तथा दूसरे व्यक्तियों के संवेग का परिवीक्षण करने और उनमें विभेदन करने की योग्यता तथा प्राप्त सूचना के अनुसार अपने चिंतन और व्यवहार को निर्देशित करने की योग्यता को सांवेगिक बुद्धि कहते हैं। ठीक है, अब देखो उन्होंने सारी बातें कह दी है, बस उतना डिटेल उतना एलोबरेट नहीं किया, इतना मैंने आपको किया है। बात वही है, बस तरीका थोड़ा अलग हो गया। कह रहा है अपने तथा दूसरे व्यक्तियों के संवेगों का परिवीक्षण। ठीक है, आप हो, आपका कोई फ्रेंड है या आपके कोई फैमिली का पर्सन है, ठीक है, आप दोनों के बीच में एक इमोशनल अटैचमेंट है। ठीक है, एक इमोशन से आप जुड़े हो। हम सब अल्टीमेट क्या हैं? आप अपने पापा को पापा क्यों बोलते हो? मैं मानता हूँ बायोलॉजिकल आपके फादर हैं, लेकिन एक इमोशन से आप उनकी क्यों उनसे उनकी रिस्पेक्ट क्यों करते हो? बिकॉज एक इमोशन है बीच में। अगर वो इमोशन खत्म हो जाए, एक इमोशन अगर खत्म हो जाए तो हम लोग एनिमल जैसा बिहेव करना शुरू कर देंगे। स्टूडेंट ध्यान रखना, अगर इमोशंस हमारे अंदर खत्म हो जाए तो हम लोग एक एनिमल जैसा बिहेव करना शुरू करेंगे। तो इमोशंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। कुछ लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे ज़्यादा, जो आपसे कहेंगे कि ज़्यादा इमोशनफुल नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ इमोशन से अपना नुकसान नहीं करना चाहिए, लेकिन इमोशनफुल होना हमें होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज वो हम नेचुरल प्रोसेस में हमने उसको पाया है और वो नेचर ने हमें गिफ्ट किया है, तो वो चीज़ तो हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हम लोग के अंदर से इमोशन निकल जाएगा तो हम लोग अल्टीमेट ह्यूमन बींग नहीं हो रह करके हम लोग एनिमल जैसा ट्रीट करना शुरू कर जाएंगे और एनिमल बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको चीज़ें मिलती हैं। जैसे मैंने आपको IQ पढ़ाया था, इसे कहते हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन, है ना, बुद्धि लाब्धी। उसी तरह से सांवेगिक लाब्धी होती है इमोशनल क्वेश्चन, इसे EQ कहते हैं। देखो यहाँ पर EQ जिसे कहते हैं, इसे इसका अर्थ यहाँ पर है इमोशनल क्वेश्चन, इसे हिंदी में कहेंगे सांवेगिक लाब्धी। ठीक है, सो यहाँ पर आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। सांवेगिक संवेगितः बुद्धिमान व्यक्तियों की विशेषताएं क्या होती हैं? अपनी भावनाओं और संवेगों को जानना और उसके प्रति संवेदनशील होना। ठीक है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अपनी भावनाओं को जानता है, उसकी भावना किस प्रकार है, और उस पर कंट्रोलिंग करना। जैसे मान लेते हैं आपके अंदर गुस्सा बहुत होता है। ठीक है, अगर आप जान गए हो कि हाँ यार मेरी जो फीलिंग है बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से वाली है और मुझे जल्दी से गुस्सा आ जाता है, एंगरनेस मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है, तो जब आप इस चीज़ को जान जाओगे और जब भी ऐसी कुछ घटना घटेगी आपके अगल बगल सराउंडिंग में, तो आप उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे कि यार गुस्से पे थोड़ा सा आप कंट्रोल करो, काबू 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 करके उसको आपने कंट्रोल में दे ले आओगे, और ये चीज़ आपके अंदर डेफिनेटली सुधार ले आएगी। ठीक है, या अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनफुल होकर के बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं किसी को कुछ बिना समझे बूझे कुछ भी करने लगते हो, तो वो चीज़ अगर आप इस चीज़ को समझ पाते हो कि मैं इमोशनली अपना नुकसान कर बैठता हूँ, तो वो चीज़ भी आपके अंदर सुधार ले आएगी। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट कह रहा है दूसरे व्यक्तियों के विभिन्न संवेगों को उनकी शरीर भाषा, आवाज़ था स्वर तथा आनंद अभिव्यक्तियों पर ध्यान देते हुए जानना तथा उस प्रति संवेदनशील होना। ऐसे मान लेते हैं कि आप जो है किसी एक थर्ड पर्सन से मिलते हो, तो उस पर्सन से मिलने के बाद अगर आप इमोशनली बहुत इंटेलिजेंस हो, उस पर्सन से मिलने के बाद आप उसके फीलिंग को समझ जाओगे कि उसका अल्टीमेट उद्देश्य आपसे बात करने क्या है। कई बार मैं गर्ल्स के लिए बात करूंगा, कई बार जो गर्ल्स होती हैं वो बेचारी सीधी सादी और जो है अपने रियल लाइफ में कुछ जीवन में ऐसे उनके दोस्त मिल जाते हैं। बिकॉज कुछ चीज़ें नॉर्मल होती हैं स्टूडेंट्स, मैं आप सबसे उससे फ्रैंकली शेयर करना चाहूँगा। ठीक है, कुछ चीज़ें नॉर्मल होती हैं तो फ्रैंकली मैं इसलिए शेयर करना चाहूँगा बिकॉज इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से हमारे और आपके बीच में जो टीचर एंड स्टूडेंट्स का बॉन्ड है वो बिगड़ेगा नहीं, बल्कि बेहतर होगा। ठीक है, कई बार गर्ल्स जो होती हैं ना, अपने अगर मान लेते हैं कि वो किसी अपने पार्टनर को अगर वो सेलेक्ट करती हैं, ठीक है, सम हाउ सम रीज़न, ठीक है, अगर आप किसी पार्टनर को पसंद करती हैं, सेलेक्ट करती हैं, तो कई बार जो उनका पार्टनर होता है उसकी फीलिंग को समझ नहीं पाती कि अल्टीमेट उसका उद्देश्य क्या है, उनसे जो है बात करने का या उनसे फ्रेंडशिप करने का। ठीक है, उस चीज़ को समझ नहीं पाती, तो वहीं क्या होता है, वहीं हो जाती है प्रॉब्लम। फिर आगे जाके अलग अलग डिफरेंट टाइप के हमें जो है इंसिडेंट देखने को सुनने को मिलते हैं। इसलिए अगर आप किसी भी फ्रेंड से आप मतलब फ्रेंडशिप करो, या जो है वो फीमेल है या मेल है या गर्ल है या बॉय है, कोई भी है, जब आप किसी से मिलो जुलो, ठीक है, तो उससे अल्टीमेट आप उसके रीज़न को समझो कि अल्टीमेट वो आपसे चाहता क्या है, उसकी अल्टीमेट उसका गोल क्या है आपको लेकर के। क्या वो जेन्युइनली आपका फ्रेंड बनना चाहता है, क्या जेन्युइनली उसके साथ पॉजिटिविटी है, या ऑफकोर्स उसके अंदर कुछ इस तरह से नेगेटिविटी भरी हुई है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इन सब चीज़ों को समझते हो तो आपके अंदर जो है डेफिनेटली सुधार आएगा और चीज़ें आपकी बदलेंगी। ठीक है, और एक साइकोलॉजी का स्टूडेंट होने के नाते आप सबको तो इनमें एक्सपर्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है अपने संवेगों को अपने विचारों से संबद्ध करना, ताकि समस्या समाधान निर्णय करते समय उन्हें ध्यान में रखा जा सके। ठीक है, मतलब जो भी आपके संवेग है उस टाइम उस चीज़ पे अपने आप पे कंट्रोलिंग करना। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ,
बड़ा सिंपल से एग्जांपल, ठीक है, मान लेते हैं कि आपके संवेग, आप बहुत इमोशनल फुल हो और आपके अंदर मतलब सबके प्रति लेके दया है, मर्सीफुल आपके अंदर है, आपके अंदर मर्सी नेचर है, और आपके अंदर कोई, आपके पास कोई बैगर आता है, वो आपसे कहता है कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, मैं बहुत परेशान हूँ, या जो है इस तरह से आपके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, तो आपको वहाँ पर अपने इमोशंस पे उसकी हेल्प करनी है, इस बेगर की हेल्प करनी है, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल में करके, कि ऐसा नहीं उसकी हेल्प करते टाइम आप खुद कंगाल हो गए, ठीक है, करनी है हेल्प लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख के। तो ये सारी समझ होनी चाहिए, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल आपको और देता हूँ, जैसे हिप्नोटाइज कर देना। आपने ऐसा भी सुना होगा, देखा होगा, और नहीं देखा तो सुना जरूर होगा कि हिप्नोटाइज कुछ लोग हो जाते हैं, इसे सम्मोहन शक्ति कहते हैं। कोई बंदा आता है आपके मतलब फैमिली में, या जो है आपके गांव में, आपके परिवार में, वो जो है हिप्नोटाइज करता है, और आपकी आंटी, आपकी मम्मी, आपकी चाची किसी से, या आपके फादर किसी से उनके जो महंगे ऑर्नामेंट्स होते हैं या पैसे होते हैं, वो सारी चीज़ लेके चला जाता है, और जैसे वो जाता है उनकी बुद्धि फिर खत्म हो जाती है, मतलब उनको याद आता है, अरे यार मैंने ऐसा कर दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब एक इमोशंस को ही हमें समझने की जरूरत है, बिकॉज जो हिप्नोटाइज करता है वो हमारे इमोशंस को ही क्या करता है, बाइंड कर देता है, बाउंड कर देता है, ठीक है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है अपने संवेगों की प्रकृति तथा तीव्रता के शक्तिशाली प्रभाव को समझना। जो भी आपके अंदर इमोशंस आते हैं, उसकी तीव्रता, उसकी पावर, उसकी प्रकृति किस प्रकार की प्रकृति है, उसका नेचर किस प्रकार है, उसका नेचर जो है वो चीज़ आपको समझना बहुत जरूरी है, और उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता कितनी है, वो चीज़ समझना आपको जरूरी है। अपने संवेगों तथा उनकी अभिव्यक्तियों को दूसरे से व्यवहार करते समय नियंत्रित करना, ताकि शांति और सामंजस्य की प्राप्ति हो, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं आपके फैमिली में आपके पड़ोस का कोई बंदा एक ऐसा आ जाता है, आपके घर परिवार में बैठता है, वो जबकि आपको पता है वो बहुत ही कमीना टाइप का बंदा है, ठीक है, और आप उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते, ठीक है, लेकिन वहाँ पर अगर वो आपके घर में आके बैठा है, तो डेफिनेटली आपके संवेग, आपके इमोशंस वहाँ पर थोड़ी कंट्रोल होने चाहिए। पता लगा ये नहीं कि आप लगे उसको वहीं कुछ करने, कुछ गाली गलौज देने, कुछ मारने पीटने, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपके अंदर एक नेगेटिविटी की चीज़ ले आएंगी, समाज में लोग आपको गलत तरह से देखेंगे, आपको जो है थोड़ा सा क्रेजी समझेंगे, सन की टाइप का। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों पे हमें कंट्रोलिंग रखना चाहिए कि हमारे इमोशंस किस प्रकार है, हमें उस पर किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से कंट्रोल करना है, कौन से इमोशंस को हाई रखना है, कौन से इमोशंस को लो रखना है। इन तमाम चीज़ों की जानकारी हमें इस सामवेगिक बुद्धि, जिसे हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, से ही मिलती है। अब चीज़ों को मैं जल्दी स्टूडेंट रैप अप करूंगा, बिकॉज आगे की चीज़ें कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तक मैंने आपको जो समझाया है वो यही है। विशिष्ट योग्यताओं में स्टूडेंट बेसिकली आप जानेंगे अभिक्षमता और अपनी जो है अभिरुचि, ये दो हम चीज़ों पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अभिक्षमता। अभिक्षमता जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एप्टीट्यूड, जिसे आपने जनरली सुना ही होगा, बिकॉज एक बहुत ही कॉमन वर्ड है। और एप्टीट्यूड का मतलब, या अभिक्षमता का मतलब ये होता है बेसिकली कि आपको किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में एक विशेष नॉलेज होना। अगर मैं आप लोग को साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ तो निश्चित रूप से मुझे साइकोलॉजी की नॉलेज है। अगर आप लोग को मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ तो मुझे मैथ्स की नॉलेज है, तभी तो पढ़ा पाऊंगा, अदरवाइज कैसे पढ़ा पाऊंगा। अगर आपके घर में कोई कारपेंटर आता है कारपेंट्री करने, तो उसको कारपेंटर की नॉलेज होनी चाहिए। उसको कारपेंट्री ज्ञान नहीं है तो कारपेंटर नहीं बन सकता। उसी तरह से अगर कोई साइंटिस्ट है तो उसको साइंस का ज्ञान होना चाहिए। कोई डॉक्टर है उसको जो है मेडिसिन और डिजीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो मेडिसिन दे सकता है, तभी तो दवाई दे सकता है। तो ये तो रहा अभिक्षमता। अभिक्षमता बेसिकली अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो जो पर्टिकुलर जॉब होती है उसी जॉब के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर सपोज करते हैं कि आप आईएएस यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं या आईपीएस बनना चाहते हैं, तो इसके लिए जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, अगर जब तक आपके पास वो चीज़ें नहीं है, वो एप्टीट्यूड आपके अंदर नहीं है, वो क्षमता आपके अंदर नहीं है, निश्चित रूप से आप इस जॉब को कभी नहीं ले सकते। ठीक है। अभिक्षमता का मतलब क्या होता है, किसी विशेष क्षेत्र में एक विशेष योग्यता का होना। इसको मैं सीधा सीधा और आपको साधारण एग्जांपल में समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे मान लेते हैं कि आप जो है साइकोलॉजी से अपनी स्टडी फर्दर करके, आप जो हायर स्टडी करके आप साइकोलॉजी के आप काउंसलर बनना चाहते हैं। जब आप काउंसलर साइकोलॉजी के बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर साइकोलॉजी के विषयों का ज्ञान आपके अंदर होना जरूरी है, आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होना जरूरी है, और आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होना जरूरी है जो उस पर्टिकुलर जॉब, उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए रिक्वायर है। अगर वो चीज़ें नहीं है तो आप निश्चित रूप से एज ए काउंसलर अपॉइंट नहीं हो सकते, सिलेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है अभिरुचि। इसी के साथ साथ जो इससे जुड़ा हुआ है, अगर आपके अंदर अभिरुचि नहीं है,
ठीक है, आपके अंदर क्या है, आपके अंदर अभिक्षमता तो है, आपके अंदर एप्टीट्यूड तो है, लेकिन अभिरुचि नहीं है, तो निश्चित रूप से आप उस काम को बेहतर तरीके से नहीं कर सकते अगर आपके अंदर अभिरुचि इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, जैसे मान लेता हूं कि अगर कोई एक स्टूडेंट है वो आईएएस तो बनना चाहता है, ठीक है, आईएएस तो बनना चाहता है, अभिक्षमता उसके अंदर है, लेकिन अभिक्षमता उसके अंदर है लेकिन उसकी अभिरुचि नहीं है। अभिक्षमता उसके अंदर है, मतलब आईएएस बनने की जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए वो उसके अंदर हमें दिखती है, उसके अंदर है भी वो, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो आईएएस के लिए प्रिपेयर करने नहीं चाहता। वो जो है मतलब वो पर्टिकुलर जो व्यक्ति है वो नहीं चाहता कि वो आईएएस बने, उसका खुद का इंटरेस्ट नहीं है। मेरी बात शायद आप समझ पा रहे होंगे। आपने देखा होगा अपने कुछ फ्रेंड सर्कल में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छा होता है, पर्टिकुलर मान लेते हैं किसी बच्चे का मैथ्स अच्छा है लेकिन वो मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं रखता, उसका माइंड अच्छा है मैथ्स को लेकर के लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं रखता, तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती हैं, विरोध कर रही होती है एक दूसरे का, और इस केस में वो बच्चा निश्चित रूप से उस लेवल तक नहीं पहुँच सकता। तो दोनों ही चीज़ों का होना जरूरी है। फिर उसी के साथ साथ अगर आपका इंटरेस्ट है, अपोजिट में बात करते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है, अभिरुचि है लेकिन अभिक्षमता नहीं है, ऐसे मान लेते हैं कि आप एक्टर बनना चाहते हो, आप एक्टर बनना चाहते हो, आपके अंदर इंटरेस्ट है कि मैं एक्टर बनूं, एक्टिंग करूं, लेकिन आपके अंदर वो जो अभिक्षमता है, आपके अंदर रुचि है, अभिरुचि है, लेकिन अभिक्षमता मतलब एप्टीट्यूड नहीं है एक्टर को लेकर के, वो सारी चीजें नहीं है जो एक एक्टर को चाहिए। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप नहीं बन सकते। तो यहाँ पर चीज़ें बेसिकली क्या होनी चाहिए, मतलब सुपर इम्पोज करनी चाहिए, दोनों ही चीज़ें रहेंगी तब आप निश्चित रूप से उस लेवल में जाके अपने आप को सक्सेसफुल कर सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली आपको वही समझाया गया स्टूडेंट, अभिक्षमता जिसे मैंने बताया एप्टीट्यूड, और दूसरा है अभिरुचि जिसे मैंने बताया इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब आपकी रुचि, आपकी पसंद। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ और बातें बता रहे हैं। कह रहा अभिक्षमता परीक्षण के दो रूप में प्राप्त होते हैं। कह रहा अभिक्षमता जो परीक्षण है इसके दो रूप मिलते हैं। पहला है स्वतंत्र, स्वतंत्र जिसे हम विशेषकृत भी कहते हैं या विशेषकृत अभिक्षमता परीक्षण इसे कहते हैं। दूसरा आपका आता है बहुलक सामान्यकृत अभिक्षमता परीक्षण। ठीक है, सो विशेषकृत में बेसिकली क्या आ जाता है, विशेषकृत में हो सकता है आपका लिपिक अभिक्षमता अच्छी हो, यांत्रिक अभिक्षमता मतलब साइंटिफिकली आप बहुत अच्छे हो, आंकिक मतलब गणितीय बहुत अच्छे हैं, टंकड़ अभिक्षमता, टंकड़ मतलब टाइपिंग स्पीड आपकी बहुत अच्छी है, आप बढ़िया टाइप कर सकते हो, आपको कंप्यूटर कीपैड पे आपकी बहुत अच्छी ज़्यादा एक्यूरेसी स्पीड वगैरह है ना, आदि स्वतंत्र अभिक्षमता के परीक्षण कहलाते हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। ये सभी इंडिविजुअल अभिक्षमता है, इंडिविजुअल एप्टीट्यूड है। लेकिन आपका नेक्स्ट जो आता है बहुलक अभिक्षमता परीक्षण में एक परीक्षण माला होती है। एक क्या होती है, पूरी परीक्षण माला होती है स्टूडेंट, जिसमें अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की परंतु समजाति क्षेत्रों में अभिक्षमता का मापन किया जाता है। कह रहा अनेक भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, समजाति क्षेत्रों में जो है आपका मापन किया जाता है। मैं जस्ट फॉर एग्जांपल बात करूं, अगर मान लेते हैं आपको विंग कमांडो अभिनंदन जैसा आपको बनना है, आपको विंग कमांडर अगर आपको बनना है, दैट्स मीन आपको अगर जो है पायलट आपको बनना है, या जो है आप किसी पर्टिकुलर आप सेक्टर में जाना चाहते हैं, सपोज करो आप आईएएस आप बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके अंदर आईएएस बनने के लिए जो चीज़ें हैं वो एक पर्टिकुलर चीज़ की जरूरत नहीं है, आपकी हर चीज़ वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट इतनी होनी चाहिए, वो एक पूरी क्या हो परीक्षण माला से आपको गुजरना पड़ता है। आपको अलग अलग टेस्ट, जैसे आपको अगर पायलट बनना है तो आपके अलग अलग, आपकी साइंस अच्छी होनी चाहिए, आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी फिजिक्स अच्छी होनी चाहिए, उसके अलावा आपके बॉडी फिजिकल अच्छा होना चाहिए, उसके अलावा आपकी जो आईक्यू लेवल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका साइकोलॉजी अच्छा होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी मतलब बहुत सारी चीज़ देखी जाती है, आपकी डिसीजन मेकिंग है ना, आपके अंदर जो स्टेमिना है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर जो इनबिल्ट जो आपके अंदर पोटेंशियल है वो अच्छा होना चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। एक सीक्वेंस से बहुत सारी चीज़ों को हम जज करते हैं। सिमिलरली जब आप आईएएस के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपके जो टेस्ट होते हैं, आपकी जो परीक्षण माला होती है वो अलग अलग तरह से टेस्ट की जाती है। जब आप सबको पास करते हो तब आप उस चीज़ को पाते हो। तो यहाँ पर बेसिकली आई होप कि आप समझ पा रहे हैं बेसिकली कि एक स्वतंत्र हो गया, एक हो गया पूरी परीक्षण माला होती है, पूरा एक क्रमबद्ध रूप से जो है एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर में आपका चीज़ें चलती है। जैसे मान लेते हैं अगर आपको 12th क्लास एग्जाम पास करना है, 12th क्लास पास करना है, तो साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ने से थोड़ी आप पास कर सकते हैं 12th। साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ने से आप साइकोलॉजी बहुत अच्छा टॉप कर सकते हो, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 12th पास करना है तो निश्चित रूप से आपको एक परीक्षण माला से गुजरना होगा। आपके पास साइकोलॉजी
बायोलॉजी है, आपके पास इंग्लिश है, आपके पास साइंस हो सकता है हो या नहीं है। अगर साइंस है तो आपके पास अदर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, डिफरेंट डिफरेंट अदर जो है वेरियस सब्जेक्ट है, आपको सबसे गुजरना होगा। जब सब में पास करते हो तब बोला जाएगा आपने 12th पास कर लिया। तो यहाँ पर वही आता है सेकंड, जिसे हम कहेंगे बहुल या सामान्यकृत अभिक्षमता परीक्षण माला पूरी होती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ परीक्षण माला के उन्होंने नाम बताया है, मैं आपको पहला पढ़ के दिखाता हूँ। पहला है विभेद परीक्षण। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि पहला है विभेद अभिक्षमता परीक्षण, जिसे हम डीएटी कहते हैं। उसके बाद सामान्य अभिक्षमता परीक्षण माला। सो ये आपका हो गया, जिसे हम GATB कहते हैं। उसके बाद आर्म्ड सर्विसेज व्यावसायिक अभिक्षमता परीक्षण माला, जिसे हम ASBAB कहते हैं। तो ये कुछ परीक्षण माला आपको यहाँ पर मिलती है, जिसे आप सबको पढ़ना है, प्रिपेयर करना है, और आप सबके लिए इंपॉर्टेंट ये हो सकती है। स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही बताया था, साइकोलॉजी को आप कभी भी सब्जेक्ट वाइज लेके मत पढ़ा करो। आपको नॉलेज की बेसिस पे पढ़ना चाहिए, आपको उसकी बेसिस पे स्टडी करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ स्वतंत्र उप जो है परीक्षण, यहाँ पर उप परीक्षण यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जिसके अंदर आपके नंबर 1 पे आता है शाब्दिक। ठीक है, ये शाब्दिक तर्कना मतलब शब्द का ज्ञान अच्छा होना। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, उनके पास शब्द का ज्ञान बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। आंकिक तर्कना मतलब मैथमेटिकली अच्छा होना, आपको अंकों का बहुत बढ़िया पकड़ होना। अमूर्त तर्कना, ठीक है, अमूर्त तर्कना मतलब जो आप मतलब भावनात्मक रूप से जहाँ जो चीज़ों को समझ पाते हैं उसे अमूर्त तर्कना कहते हैं। लिपिकीय तर्कना या लिपिकीय गति, ठीक है, लिपिक मतलब वही हो गया आपका जो है शब्दों से या जो है कोई पर्टिकुलर भाषा है, उस भाषा से परशुद्ध एवं परशुद्धता मतलब उसमें शुद्धता लाना। यांत्रिकी मतलब साइंटिफिक तर्कना हो गई। देशिक स्थानीय संबंध मतलब देशिक का मतलब हो गया जो किसी जगह को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जैसे पायलट वगैरह मैंने आपको बताया, वो एक जगह को जहाँ भी देख लेते हैं उस चीज़ को भूलते नहीं, उसके अंदर एक इमेजेस आपकी छप जाती है, वो देशिक होते हैं बहुत, मतलब किसी स्थान विशेष को लेकर बहुत ज़्यादा वो जागरूक होते हैं। वर्तनी तथा भाषा का अच्छा ज्ञान होना, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट अपने पॉइंट में आते हैं, तो यहाँ पर आपको एक साइकोलॉजिस्ट मिलते हैं जिनका नाम है JM ओझा। ठीक है, JM ओझा ने इस परीक्षण का क्या किया है, भारतीय अनुकूलन विकसित किया है। मतलब JM ओझा को बिल्कुल भूलना मत, उन्होंने कुछ परीक्षणों के लिए प्रिपेयर किया है और वो भारतीयों के लिए बेसिकली क्या है, अनुकूलित किया है। कह रहा भारत में वैज्ञानिक, शैक्षिक, साहित्यिक, लिपिकी या अध्यापन अभिक्षमता आदि का मापन करने के लिए अन्य अभिक्षमता परीक्षणों का भी निर्माण किया गया है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। मैं थोड़ा सा स्पीड से वीडियो कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि मैं आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में कंप्लीट कर सकूँ आपका ये चैप्टर। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो है अपना एक पॉइंट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड दी सृजनात्मकता, जिसे हम कहेंगे सृजनात्मकता, जिसका हिंदी जिसका इंग्लिश अर्थ होगा क्रिएटिविटी। सो क्रिएटिविटी एक बहुत अच्छा जो है एक तरह का मतलब ये गॉड गिफ्टेड या जो है एक तरह का, इसे भी आप इंटेलिजेंस कैटेगरी में तो नहीं एग्जैक्टली रख सकते, लेकिन ये भी एक कहीं ना कहीं से जो है एक बौद्धिक चीज़ों से ही जुड़ता हुआ अपने को मिलता है। क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है, सृजनात्मकता। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, आपके सराउंडिंग में, आपके फ्रेंड में, आपके सिबलिंग में, आपके फैमिली में, आपके आसपास पड़ोस में ऐसे लोग आपको दिख जाते होंगे जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, और जब क्रिएटिव कोई होता है तो वही क्या करता है, नया इन्वेंशन करता है, वो कविता लिखता है, चित्र बनाने में एक्टिव होता है, रासायनिक रिएक्शंस को वो अच्छे से समझ सकता है या उसमें कुछ परीक्षण करता है, या कानूनी क्षेत्र में नई नई किताबों को देता है, या नए जो है क्या कहते हैं किसी थ्योरी को लेके आता है, या किसी चिकित्सा के क्षेत्र में वो बहुत ज़्यादा क्या करता है, उन्नति करता है। सो ये सब कुछ बड़े बड़े क्षेत्र हैं क्रिएटिविटी के। तो यहाँ पर अगर हम क्रिएटिविटी की बात जब करते हैं तो हम कुछ विशेष लोगों के नाम नहीं बोलते, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, अल्बर्ट आइंस्टाइन की, CV रमन की, जो अपने इंडियन अपने साइंटिस्ट है, CV रमन, रामानुजन आदि का नाम आप निश्चित रूप से याद जरूर करते होंगे। ये सब लोग क्या है, बहुत ही हाईली क्रिएटिविटी टाइप के लोग हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान इतना एडवांस क्रिएटिव ही हो, है ना। अगर कोई इंसान जो है लो लेवल पे भी है, जैसे अगर आपकी मम्मी अगर खाना बनाना बहुत बेहतर तरह से जानती हैं, या जो है जब चीज़ें बच जाती हैं, खाने में ही कोई चीज़ें अगर बच जाती है तो उससे कुछ नई चीज़ें बना देती हैं, तो ये भी एक क्रिएटिविटी है। आपके मतलब घर में जब बढ़ई आता है, आपके घर में टेबल या डेस्क बनाने, या घर की कोई चीज़ें बनाने से अलमारी वगैरह है अगर उसको बनाने, तो वो भी एक क्रिएटिविटी है। जो आपका कुम्हार होता है, बेसिकली मिट्टी के देखो बर्तन अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग तरह से बना देता है, वो भी क्या है, क्रिएटिविटी है, जो कि बहुत बेस रूट पे आती है। सो क्रिएटिविटी भी निश्चित रूप से एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है स्टूडेंट्स। वो भी क्या होता है, कहीं ना कहीं बुद्धि से तालमेल खाता है, लेकिन एग्जैक्टली बुद्धि से उसका कोई खास नाता नहीं होता।
तालमेल होता है, खास नाता नहीं होता। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है, जिसको हम आगे नेक्स्ट फर्दर टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, कि कोई इंसान अगर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा माइंडेड है, माइंडफुल है, सो इसका मतलब वो नहीं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी उसके अंदर होगी। कहने का मतलब ये कि अगर कोई एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा अगर इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, तो वो क्रिएटिव भी होगा। और साथ ही साथ इसी का अपोजिट भी है, अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा जो है क्रिएटिव है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने को देखने को मिलती है। आपने भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा। हो सकता है आपके क्लास में कुछ फ्रेंड ऐसे हों जो अपने सब्जेक्ट को लेके बहुत ज़्यादा मतलब सिंसियर हो, बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हो, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, लेकिन बाकी चीज़ें में हो सकता है पीछे रह जाते हो। जब डांस कॉम्पिटिशन की बात आती हो, जब डांस करने की बात आती हो, जब सिंगिंग करने की बात आती हो, जब म्यूजिक की बात आती हो, या जब फर्दर किसी अदर एस्पेक्ट की बात आती हो, कोई प्ले करना है ना, कोई मतलब गेम खेलना है, तो उसमें हो सकता है वो पीछे रह जाते हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ये जो पर्टिकुलर पर्सन है वो इंटेलिजेंट तो है, यहाँ पर उसी को लेकर के यहाँ पर बेसिकली डिस्कशन किया गया है। दो स्टूडेंट्स का कंपैरिजन है, जिसे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप सब इसे पढ़ना। ठीक है, सो यहाँ पर बेसिकली उसी चीज़ को समझाया गया है कि अगर कोई एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अगर इंटेलिजेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं बहुत क्रिएटिव भी वो होगा। क्रिएटिव होना और इंटेलिजेंट होना दो अलग अलग चीज़ें हैं, और दोनों एक भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिएटिविटी होने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेलिजेंसी है वो तो होनी चाहिए। जैसे एक अच्छा अगर कोई कुक है, एक अच्छा अगर कुक मतलब खाना बनाने वाला है, तो निश्चित रूप से उसके अंदर कुछ खास क्रिएटिविटी है, लेकिन उसके अंदर कुछ इंटेलिजेंस लेवल भी तो होगा, तभी तो एक अच्छा कुक बन पाया, नहीं तो वो नहीं बन सकता। तो कहने का मतलब जो भी क्रिएटिविटी जिसके अंदर होती है, उसके पास मिनिमम जो इंटेलिजेंसी होती है, मिनिमम जो बौद्धिक स्तर होता है, वो आपका उतना होता ही है। अगर अगर इसी के अपोजिट में अगर हम बात करें, कोई एक पर्सन है जो इंटेलिजेंट है और उसके अंदर क्रिएटिविटी भी है, मतलब अगर कोई एक पर्सन है जो इंटेलिजेंट है, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या है, क्रिएटिविटी भी उसके अंदर है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ कर सकता है, बिकॉज इसके अंदर दोनों ही चीज़ें हैं, और वो चीज़ों को बहुत अच्छे से तालमेल लेकर के अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति कर सकता है। और ऐसे भी लोग हमें देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, सो आई होप कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। और आज की इस वीडियो में हमने जो है कवर किया है ऑलमोस्ट कंप्लीट चैप्टर, और रिमेनिंग आपका टॉपिक जो मैंने सब कुछ देखो कवर कर दिया, आपका चैप्टर यहाँ पर हो गया खत्म। बस मैं आखिरी के कुछ और दो तीन बातें आपको बताऊंगा, जिसमें आपको एक साइकोलॉजिस्ट मिलेंगे जिनका नाम है टर्मन, जो कि 1920 में जो है इन्होंने क्या किया था, बेसिकली इन चीज़ों पे स्टडी किया था। कह रहा अधिक बुद्धिमान व्यक्ति, इन्होंने मतलब इस चीज़ पे ही स्टडी करके बताया था कि अधिक बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील भी हो, ठीक है, तथा साथ ही सृजनात्मक विचार उस व्यक्ति में भी भिन्न हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई अधिक बुद्धिमान है तो वो सृजनशील भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसके पास मिनिमम जो बुद्धि होनी चाहिए वो नहीं है। तो ये बात को सिद्ध किसने इसको रखा था, इस बात को, उनका नाम है टर्मन। 1920 में, भूलना मत स्टूडेंट्स, हो सकता है आपसे पूछ ले इस प्रश्न को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर खास कुछ नहीं है, बस आप सबसे मैं यही कहूँगा, इसको गो थ्रू जरूर होना है। और मैं आपको इस चैप्टर के कवर करते ही आपको एक वीडियो में और दूंगा, जो इस वीडियो की एक मास्टर वीडियो होगी, और फाइनली वो वीडियो आपको एक क्विक रिवीजन देगी, लेकिन उसको आपको एग्जाम के पीरियड ऑफ टाइम में, या अभी आप प्रिपेयर कर सकते हो एग्जाम के पीरियड ऑफ टाइम में, जब आप उसको रिवीजन में लेंगे तो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगा, आप अपनी बुक की स्टडी जरूर कीजिएगा। जो मैं आपको कंप्लीट लंबी लंबी वीडियो बना के दे रहा हूँ, उसको आप जरूर सुनिएगा, बिकॉज वो डेफिनेटली आपकी अल्टीमेट साइकोलॉजी के कंसेप्ट को क्लियर करेगी, आपकी नॉलेज को क्लियर करेगी। ठीक है, सो यहाँ पर बेसिकली जो है सृजनात्मकता और जो है बुद्धि को लेकर के कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने तर्क दिए हैं, उनके नाम मैं आपको रीड करता हूँ, ताकि ये सब चीज़ें आप जानते रहें। और फर्दर इनका एमसीक्यू क्वेश्चन डेवलप हो सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, तो या जो है इसके आपके लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चन आ सकते हैं, शॉर्ट आ सकते हैं, लिनियर आ सकते हैं, तो इस तरह के आप क्वेश्चन को इजली अटेम्प्ट कर सकें और कर पाएँ। सो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि क्रिएटिविटी को लेकर जिन्होंने डिस्कशन किया है, उन्हें पहले आते हैं आपके जेपी गुल्फर्ड बेसिकली, उसके बाद टॉरेंस आते हैं, उसके बाद खटीना, उसके बाद वालस, कोगन, ठीक है, उसके बाद परमेश है, बाकर बाकर मेहंदी, ठीक है, सॉरी, बाकर मेहंदी तथा पासी। ये कुछ ऐसे ऐसे जो मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बेसिकली क्रिएटिविटी पर जो है क्या किया है, डिस्कशन किया है, और इन्होंने उस पर जो है हमें चीज़ें बताई हैं। ठीक है, कह रहा आदि के नाम प्रमुख है, कह रहा है प्रत्येक परीक्षण की एक मानकीकृत विधि होती है, उसकी एक विधि पुस्तिका होती है, और परिमाणों की व्याख्या हेतु एक संदर्शिका भी होती है। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स की जो
आपको मनोवैज्ञानिक दिख रहे हैं, इन्होंने क्रिएटिविटी के ऊपर डिस्कशन किया है और अपने अपने तर्क इस पर दिए हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको हेल्प करी है और हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है जो आपका चैप्टर नंबर 1 है क्लास 12 की साइकोलॉजी का। और आप सबको करना है रिवीजन, हो सके इस वीडियो को 1 टाइम और आप गो थ्रू होंगे कंप्लीट प्लेलिस्ट में जा करके पूरे वीडियो को देखें और इस चैप्टर को रिवाइज करें अच्छे से, ताकि आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी हो सके। सो स्टूडेंट्स, हमने खत्म कर लिया है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं, जो कि क्लास 12 का मनोविज्ञान या साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 1 हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। सो आप सबको रखना है अपना ध्यान। टिल देन स्टूडेंट, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।